हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देसराज सर में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के बारे में। और एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी कक्षा 12 में फर्स्ट क्रॉप जो है वो आपकी है कोर क्रॉप्स। और कोर क्रॉप्स में जो सबसे पहले खेती है वो है फूल गोभी की खेती। तो आज हम पढ़ेंगे फूल गोभी की खेती। बट फूल गोभी की खेती पढ़ने से पहले जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं वो ये जान लें उनके चैप्टर या उनके इंटरमीडिएट के सिलेबस में है क्या है। तो उनका जो सिलेबस है या इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर इरिगेशन या सिंचाई, दूसरा जल विकास ड्रेनेज, तीसरा अम्लीय मृदाएं और उनका सुधार, चौथा क्षारीय मृदाएं और उनका सुधार, उसके बाद है पांचवा चैप्टर आपका प्राकृतिक आपदाएं, छठवां चैप्टर है फिर आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स या मानव जीवन में सब्जियों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण। इतने के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा फूल क्रॉप्स या गोभी वर्गीय सब्जियां, फिर बल्ब क्रॉप्स, फिर फ्रूट वेजिटेबल्स, उसके बाद गार्डनिंग के बाद फिर है आपका फ्रूट क्रॉप्स या फ्रूट क्रॉप्स हैं। तो ये आपके इंटरमीडिएट सिलेबस है। तो हम आपको आज सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, कालीफ्लावर की खेती या फूल गोभी खेती। ये कालीफ्लावर की क्रॉप आपको इंटरमीडिएट बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर जब आप हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगी। तो आप अगर यहीं से पढ़ ले रहे हैं तो आपको हर जगह इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा चाहे आप यूपी कैटेड, बीएचयू, आईसीआर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कारगर होंगे या सार्थक होंगे। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कालीफ्लावर की या फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती पढ़ने से पहले आप जानेंगे कोर क्रॉप्स क्या होती है, क्योंकि जब तक कोर क्रॉप्स नहीं जानेंगे आप फूल गोभी खेती नहीं पढ़ेंगे। तो बात करेंगे हम कोर क्रॉप्स या कोर क्रॉप्स या गोभी वर्गीय सब्जियां। ठीक, इनको भी गोभी वर्गीय सब्जियां कहते हैं। कोर क्रॉप्स क्या होती है, तो जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं उन्हें हम कोर क्रॉप्स कहते हैं। जो भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उन्हें हम कोर क्रॉप्स कहते हैं। इन सब्जियों की उत्पत्ति जंगली पत्ता गोभी, इन सब्जियों की उत्पत्ति जंगली पत्ता गोभी कोरवर्ड से हुई है। इंग्लिश में कोरवर्ड कहते हैं। क्या हुई, इन सब्जियों की उत्पत्ति जो हुई है वो जंगली पत्ता गोभी या कोरवर्ड से हुई है। कोरवर्ड से ही कोर शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस वर्ग में निम्न सब्जियां आती हैं। किसमें, कोर क्रॉप्स में निम्न सब्जियां आती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां आती हैं उनके नाम हम जानेंगे। इसके अंतर्गत निम्न सब्जियां आती हैं। अगर आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं, नोट्स में बना सकते हैं। नंबर 1 कौन सी पहली सब्जी है, नंबर 1 पहली कालीफ्लावर, नंबर 2 कैबेज, नंबर 3 नूरकोल, नंबर 4 ब्रुसेल्स स्प्राउट, नंबर 5 ब्रोकली, नंबर 6 केल और नंबर 7 चाइनीज गोभी या चीनी गोभी भी कहते हैं। ठीक, गोभी वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत निम्न सब्जियां आती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 कालीफ्लावर, नंबर 2 कैबेज, नंबर 3 नूरकोल, नंबर 4 ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, नंबर 5 ब्रोकली, नंबर 6 केल और नंबर 7 चीनी गोभी। ये सभी सब्जियां गोभी वर्गीय सब्जियां कहलाती हैं। ठीक, अब देखेंगे कालीफ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं। आप जानते भी हैं कालीफ्लावर को हिंदी में फूल गोभी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इसकी होती है बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलेरेसिया और इसकी वैरायटी क्या होती है बोट्राइटिस। दूसरा है कैबेज या पत्ता गोभी। कैबेज या पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया
ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी वैरायटी क्या होती है, इसकी वैरायटी होती है कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया या कैबेज की जो वैरायटी होती है वो कैपिटाटा होती है। तीसरी होती है नॉन फोल, या इसको हिंदी में गांठ गोभी कहते हैं। गांठ गोभी की साइंटिफिक नेम इसका होता है वो भी ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी वैरायटी जो होती है वो होती है कालोरापा। गांठ गोभी की वैरायटी कालोरापा। चौथी आपकी सब्जी है ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, या ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की क्या वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी वैरायटी जो होती है वो होती है गैमीफेरा। पांचवी सब्जी है ब्रोकली। ब्रोकली का भी वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ब्रेसिका ओलेरेसिया। और इसकी वैरायटी होती है इटैलिका। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका। छठवीं सब्जी है ये, इसका भी वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया। इसकी वैरायटी इसकी वैरायटी सॉरी एसिफेला। केल की ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसिफेला। और लास्ट में बचती है चीनी गोभी या चाइनीज गोभी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका चाइनेंसिस। ब्रेसिका चाइनेंसिस। ठीक, तो ये हमारी कोल क्रॉप्स या गोभी वर्गीय सब्जियां हैं। इसके अंतर्गत ये सारी सब्जियां आती हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में से 3 सब्जियां हैं इंटरमीडिएट सिलेबस में। कौन कौन सी? कालीफ्लावर, कैबेज और नॉन-फोल। यही 3 सब्जियां आपको इंटर में पढ़नी है, बाकी ये आपको नहीं पढ़नी। ठीक, कालीफ्लावर या हिंदी में फूल गोभी, साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। दूसरा कैबेज या पत्ता गोभी, इसका भी साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। तीसरा नॉन-फोल या हिंदी में गांठ गोभी कहते हैं, इसका भी साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कालोरापा। हालांकि इसमें आप देखिए एक चीज सेम दिखा है आपको, साइंटिफिक नेम इनके सेम दिखा है, इनको हम इनकी वैरायटी से पहचानते हैं। ठीक, जब कहीं भी आपको कोई भी नाम साइंटिफिक लिखा होगा तो उसके सामने उसकी वैरायटी जरूर लिखी होगी, चाहे कालीफ्लावर हो, चाहे कैबेज हो, नॉन-फोल हो, ब्रुसेल्स स्प्राउट, कोई भी ऐसी सब्जी लिखी है तो उसका वैज्ञानिक नाम तो लिखा ही होगा, उसके साथ उसकी वैरायटी लिखी होगी। अदरवाइज बाकी सबके नेम सेम होते हैं, साइंटिफिक नेम के सेम होंगे, इनको हम सिर्फ इनकी वैरायटी से पहचानते हैं, इसलिए साइंटिफिक नेम के साथ वैरायटी लिखना इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉन-फोल जो है या गांठ गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कालोरापा। चौथी सब्जी है ब्रुसेल्स स्प्राउट, इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गैमीफेरा। पांचवी है ब्रोकली, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका। छठवीं है केल, इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसिफेला। और सातवीं जो सब्जी है वो चीनी गोभी या चाइनीज गोभी, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ब्रेसिका चाइनेंसिस। ठीक, ये 7 सब्जियां आपके सामने लिखी हैं जो किस वर्ग में आती हैं, कोल क्रॉप्स या गोभी वर्गीय सब्जियां कहलाती हैं। अब इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पूछा जाता भी है। कोई एक सब्जी पर्टिकुलर दी होगी, चाहे कालीफ्लावर दी हो, कैबेज दी हो या नॉन-फोल दी हो, गांठ गोभी कोई दिया होगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो अगर आपको साइंटिफिक नेम याद है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं और आपको 1 नंबर मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ से आप इन सातों के साइंटिफिक नेम अच्छे से ठीक से लिख लें और उनको पढ़ लें। ठीक, ये आपके कंपटीशन में भी मदद कर सकते हैं। और बाकी आपके सिलेबस में तो है ही, सिलेबस में आप जो इंटरमीडिएट है उसमें आपको 3 क्लास पढ़नी है। कौन कौन सी? कालीफ्लावर, कैबेज और नॉन-फोल, पत्ता गोभी सॉरी फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी। बाकी की सब्जी आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं पढ़नी। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कालीफ्लावर या फूल गोभी की। ठीक, कोल क्रॉप्स के अंतर्गत ये सारी सब्जियां आती हैं। ये सारी सब्जियां पढ़ने के बाद अब कोल क्रॉप्स के बाद फर्स्ट आपका जो क्रॉप्स होगी या फर्स्ट क्रॉप्स जो इंटरमीडिएट में है वो क्या है? कोल क्रॉप्स सॉरी कालीफ्लावर। ठीक, तो इनको अगर आप लिख लिए हो तो फिर हम पढ़ेंगे इसकी क्रॉप्स कालीफ्लावर।
हमारी जो फर्स्ट क्रॉप्स है इंटरमीडिएट में वो है फूल गोभी की खेती या कल्टीवेशन ऑफ कालीफ्लावर। ये आपके इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्रॉप्स है और यही आपको होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं कि जो भी कोई क्रॉप्स हो, कोई भी क्रॉप्स पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी क्रॉप्स जब हम पढ़ेंगे उसमें हमको पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक, कोई भी क्रॉप्स चाहे गोभी की खेती हो, चाहे पत्ता गोभी हो, गांठ गोभी हो, धान हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, प्याज, लहसुन, कोई भी क्रॉप्स आप पढ़ेंगे किन किन चीज़ों को या किन किन बिंदुओं को आपको पढ़ना जरूरी होता है। तो जैसे आप कल्टीवेशन ऑफ कालीफ्लावर पढ़ेंगे या फूल गोभी की खेती पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो फूल गोभी की खेती के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने देखेंगे। नंबर 1 तो इसका क्लासिफिकेशन। ठीक, क्या पढ़ना है, पहला तो क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण क्या होता है। दूसरा इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इसका महत्व क्या होता है। तीसरा क्लाइमेट पढ़ेंगे। ठीक, चौथा क्लाइमेट पढ़ने के बाद फिर सॉइल पढ़ेंगे या हिंदी में भूमि कहते हैं, क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु कहते हैं, सॉइल को हिंदी में भूमि कहते हैं। पांचवा सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी। छठवां सॉइल प्रिपरेशन के बाद पढ़ेंगे आप सीड रेट, सॉरी इम्प्रूव्ड वैरायटीज। इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियां, उन्नतशील प्रजातियां। ठीक, इसके बाद क्या पढ़ेंगे 7वें नंबर पे उन्नतशील प्रजातियों के बाद पढ़ेंगे सीड रेट, सीड रेट। फिर पढ़ेंगे सीड रेट के बाद सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट या बीजोपचार, बीज दर के बाद बीजोपचार। फिर आप पढ़ेंगे 8वां पॉइंट टाइम ऑफ सोविंग या सोविंग टाइम, टाइम ऑफ सोविंग या बुआई का समय। इसके बाद पढ़ेंगे सोविंग मेथड, सोविंग मेथड। उसके बाद पढ़ेंगे जब आप सोविंग टाइम पढ़ेंगे, सोविंग मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद सोविंग मेथड के बाद पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटिंग। ठीक, सोविंग मेथड के बाद पढ़ेंगे ट्रांसप्लांटिंग के बाद 12वें नंबर पढ़ेंगे आप इरिगेशन, 13वें नंबर पढ़ेंगे आप मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। 14वें नंबर पढ़ेंगे आप वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल के बाद पढ़ेंगे आप 15वें नंबर पे प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन। उसके बाद 16वें नंबर पढ़ेंगे ठीक, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपको किसी भी क्लास में पढ़ने पड़ेंगे। कि जैसे अगर आपको गोभी खेती पढ़ना है, सबसे पहले आप उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वर्गीकरण क्या होता है, किस कुल के अंतर्गत आती है, उसी हिसाब से आप उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स का महत्व क्या है। फिर क्लाइमेट पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, किस जलवायु में उसकी खेती की जाती है। फिर सॉइल पढ़ेंगे या भूमि पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, उसके बाद उसके लिए कौन सी भूमि उपयुक्त रहती है, किस मृदा में उसकी खेती की जा सकती है। जब आप भूमि पढ़ेंगे, भूमि के बाद कौन जो भूमि पढ़ेंगे उस भूमि की आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या सॉइल प्रिपरेशन कैसे करना है, ये पढ़ेंगे। सॉइल प्रिपरेशन पढ़ने के बाद उन्नतशील प्रजातियां पढ़ेंगे, किस किस्म का बीज कौन से समय में बोना है या किस किस्म की वैरायटी कब बोनी है, उसके बारे में जानेंगे। फिर आप सीड रेट पढ़ेंगे या
बीज दर पढ़ेंगे कि उस पर्टिकुलर क्रॉप का कितना सीड एक हेक्टेयर में या जितने में भी आपको बुआई करना है कितना सीड लगेगा। बीज दर पढ़ने के बाद आप सीड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, बीजोपचार, उसका सीड ट्रीटमेंट कैसे करना, बीजोपचार कैसे करना। बीजोपचार करने के बाद आप उसी टाइम ऑफ सोइंग पढ़ेंगे, किस मौसम में कब उसकी बुआई की जाती है। टाइम ऑफ सोइंग पढ़ने के बाद सोइंग मेथड, किन किन विधियों से पर्टिकुलर क्रॉप की बुआई की जाती है। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग, उसकी रोपाई कैसे करना है। फिर इरिगेशन या सिंचाई, उसमें सिंचाई कैसे करनी है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर अगला पॉइंट होगा। इसका मतलब है कि उसमें खाद एवं उर्वरक हमको कितना डालना है, किन किन तरीकों से डालना है, ठीक। उसके बाद वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स में अगर खरपतवार हो रहे हैं तो उनका हम नियंत्रण कैसे करेंगे। अगर ये सारी चीजें कर लेने के बाद फिर एक प्रोसेस आता है प्लांट प्रोटेक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं पादप संरक्षण। जब आपकी क्रॉप्स ग्रो कर रही होती है, आपने सब चीजें अच्छे से की हैं, तो फिर जब आपकी क्रॉप्स बढ़ती हैं उसमें फिर प्लांट प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है या पादप संरक्षण करने की जरूरत होती है, क्योंकि कई सारे रोग या कई सारे कीट लगकर पर्टिकुलर क्रॉप्स को खराब कर सकते हैं। तो आपको रोग एवं कीट पढ़ने पड़ेंगे। जब ये सब चीजें आप पढ़ लेंगे फिर आपको लास्ट में उपज की, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स की क्या उपज होती है। तो इतने सारे लगभग पॉइंट आपको किसी भी क्रॉप्स में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। तो ये फूलगोभी खेती पढ़ने से पहले लगभग आपको इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक। अब आप पढ़ेंगे फूलगोभी। फूलगोभी खेती में सबसे पहले क्या कहा था मैंने, क्या पढ़ना होगा। नंबर 1 पे क्लासिफिकेशन, ठीक। नंबर 1 पे क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अगर आप चाहें तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं। तो फूलगोभी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। नंबर 1 बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम, क्योंकि अभी आपने पढ़ा बॉटनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेसिया, और वैरायटी क्या होती है बोट्राइटिस, जो कि जरूरी है लिखना क्योंकि आप इसी से पहचान लेंगे कौन सी क्रॉप है, ठीक। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ठीक। फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया। किसी भी चीज का जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं उसके पीछे अंडरलाइन जरूर कर देते हैं, ठीक। दूसरा इसमें क्या पढ़ाएंगे, बॉटनिकल नेम के बाद फैमिली। फूलगोभी किस कुल के अंतर्गत आती है, फैमिली को हिंदी में कुल या परिवार कहते हैं। किस कुल के अंतर्गत आती है, किस फैमिली के अंतर्गत, तो फूलगोभी की खेती जाती है क्रूसीफेरी के अंतर्गत। क्रूसीफेरी इसका ओल्ड नेम, इसका न्यू नेम जो है वो है ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी का जो नया नेम है वो क्या हुआ है, ब्रेसिकेसी, ठीक। फूलगोभी का कुल या परिवार क्या है या फैमिली क्या है, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी इसका प्रोमोट और उसका जो नया नेम है वो क्या है, ब्रेसिकेसी। तीसरा क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर आप लोग चाहें तो साथ साथ में लिख भी सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर फूलगोभी में पाए जाते हैं 2n = 18। फूलगोभी में 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और फिर पढ़ेंगे ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान। फूलगोभी का उत्पत्ति स्थान क्या है, इटली। माना जाता है ऐसा कि फूलगोभी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो इटली से हुई है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन सर्वमान्य धारणा यही है कि फूलगोभी की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ से हुई है, इटली से हुई, ठीक। तो ये होता है फूलगोभी का क्लासिफिकेशन। क्या है, फूलगोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस, फैमिली या कुल या परिवार क्रूसीफेरी, या इसका नया नाम क्या है, ब्रेसिकेसी। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने पाए जाते हैं, 18, और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, इटली, ठीक। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा था इंपॉर्टेंस। दूसरा पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस या महत्व, ठीक। फूलगोभी का इंपॉर्टेंस या महत्व क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं फूलगोभी सब्जी की फसल है और गोभी वर्गीय सब्जियों में फूलगोभी महत्वपूर्ण सब्जी है। लगभग ज्यादातर या मोस्टली बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो फूलगोभी की ज्यादातर इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रयोग ज्यादातर सब्जियों में करते हैं। जब फूलगोभी की अधिक उपज होती है या ज्यादा अधिकता होती है हमारे पास,
तो उसको हम टुकड़ों में काट कर सुखाकर रख लेते हैं, जिसका प्रयोग आप बाद में सब्जी के रूप में या अचार के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक, तो फूल गोभी का सबसे ज्यादा प्रयोग सब्जी में होता है। अगर आपके पास अधिकता है सब्जी की या फूल गोभी की अधिकता है तो उसको आप टुकड़ों में काट कर सुखा दीजिए और बाद में फिर आप सब्जी के लिए या अचार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, महत्व या इंपॉर्टेंस। अब दूसरा के बाद महत्व पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे तीसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट या जलवायु। फूल गोभी की खेती किस जलवायु में की जाती है, तो देखेंगे फूल गोभी की खेती जो की जाती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। फूल गोभी किस जलवायु की फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय। फूल गोभी की खेती शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में की जाती है। इसका मतलब ये कि इसके लिए शीत एवं नम जलवायु, फूल गोभी के लिए शीत एवं नम जलवायु उपयुक्त होती है। ठीक, क्लाइमेट में क्या लिखेंगे कि फूल गोभी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, इसके लिए शीत एवं नम जलवायु उपयुक्त होती है। आगे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या तापक्रम इसके लिए उपयुक्त होता है। हम साइड में लिख रहे हैं, बाकी आप लोग लिखते रहेंगे। और 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है, इसके लिए उपयुक्त होता है। अगला पाले से इसकी फसल को काफी हानि होती है। ठीक, तो फूल गोभी की खेती में जलवायु में क्या क्या पढ़ेंगे। फूल गोभी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, शीत एवं नम जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है और इसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के मध्य फूल गोभी की वृद्धि एवं इसका विकास बहुत अच्छा होता है। और पाला इसकी फसल के बहुत ही नुकसानदेह होता है। अगर पाला पड़ रहा है तो फूल गोभी खेती ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी और उसका नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें आपको पढ़नी होगी किसमें, क्लाइमेट में। ठीक, अब क्लाइमेट के बाद आप क्या पढ़ेंगे, 6.8 के मध्य में होना चाहिए, यानी हल्का अम्लीय भूमि इसके लिए ज्यादा सुटेबल होती है। ठीक, तो सॉइल पढ़ने के बाद अगला पढ़ेंगे आप सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। ठीक, सॉइल पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे, सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। फूल गोभी के लिए जो भूमि होती है उसकी आप तैयारी क्या करेंगे या कैसे करेंगे, किस प्रकार की मृदा में आप भूमि की खेती करेंगे। तो खेती करने के लिए भूमि की आपको जुताई, निराई, गुड़ाई या बुआई कैसे करनी है, भूमि की तैयारी कैसे करनी है। तो भूमि की तैयारी में क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम दो जुताई मिट्टी पलट हल से करेंगे। ठीक, मिट्टी पलट हल से। ठीक, सर्वप्रथम 2 जुताई मिट्टी पलट हल से, फिर 5 से 6 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करते हैं। ठीक, मिट्टी की तैयारी के लिए या खेत की तैयारी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जुताई मिट्टी पलट हल से कर देंगे। ठीक से मिट्टी पलट हल से जुताई करेंगे तो मिट्टी खेत की नीचे वाली ऊपर आएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। तो मिट्टी पलट हल से 2 जुताई करने के बाद 5 से 6 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करेंगे। देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करते समय आप प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा देंगे। ठीक, देखेंगे प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगा देते हैं। देख जुताई के बाद पाटा लगा देते हैं, जिससे खेत समतल एवं ढेले रहित हो जाता है। जिससे खेत समतल एवं ढेले रहित हो जाता है। ठीक, तो सॉइल प्रिपरेशन या मिट्टी की तैयारी या खेत की तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 जुताई मिट्टी पलट हल से, उसके बाद 5 से 6 जुताइयां देसी हल अथवा कल्टीवेटर से कर देते हैं।
देसी हल अथवा कल्टीवेटर से जुताई करते समय प्रत्येक जुताई के बाद आप पाटा लगा देंगे, जिससे खेत समतल हो जाएगा और मृदा ढेले रहित हो जाएगी। ठीक प्रकार से समतल मृदा जिसमें ढेले ना हो, उसी में हम फूलगोभी की रोपाई या फूलगोभी की बुआई करते हैं। ठीक, ये हो गया सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी। सॉइल प्रिपरेशन या भूमि की तैयारी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नंबर पहले सबसे पहले जो अगला पॉइंट होगा वो होगा इम्प्रूव्ड वैरायटीज। इम्प्रूव्ड वैरायटीज या किस किस्म की या कौन सी उन्नत प्रजातियां हमको खेत में बुआई करनी है, या किस किस्म की बुआई हमको खेत में करनी है। इम्प्रूव्ड वैरायटीज या हिंदी में इसको उन्नत सी प्रजातियां कहते हैं। उन्नतशील प्रजाति इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियां। तो इम्प्रूव्ड वैरायटीज में इसकी 3 तरह की वैरायटी होती हैं। नंबर 1 अर्ली, नंबर 2 मिड और नंबर 3 लेट। इम्प्रूव्ड वैरायटी में 3 तरह के अर्ली, मिड और लेट। अर्ली हिंदी में अगेती किस्में, अगेती किस्में। दूसरा मध्यम वर्गीय, यह मध्यम किस्में। और तीसरा लेट या पछेती किस्में। ठीक, 3 तरह की वैरायटी आप फूलगोभी पढ़ेंगे। नंबर 1 अर्ली या अगेती किस्में, नंबर 2 मध्यम किस्में और नंबर 3 पछेती किस्में। ठीक, अब हम देखेंगे अगेती किस्में क्या क्या होती है या कौन कौन सी अगेती किस्में होती हैं। तो अगेती किस्मों में नंबर 1 कुंवारी। ठीक, नाम क्या है, किस्म का नाम है, प्रजाति का नाम है कुंवारी। दूसरा अगली पटना, अगली पटना पूसा सिंथेटिक। कुंवारी अगली पटना पूसा सिंथेटिक पूसा कार्तिकी। पूसा कार्तिकी, पूसा सिंथेटिक, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली। पूसा कार्तिकी पूसा दीपाली आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। हम मुख्य मुख्य किस्में आपको दिखा रहे हैं, मुख्य किस्में आपको बता रहे हैं। अगेती किस्मों में नंबर 1 कुंवारी, अगली पटना, पूसा सिंथेटिक, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली। पूसा कार्तिकी और पूसा दीपाली को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में हैं, जो कि अक्सर आपको कंपटीशन में या कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे आप बीएचओ का दे रहे हो एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप यूपी कैटेगरी का दे रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे जिसमें आपको ये वैरायटी लिखी मिल सकती है या पूछा जा सकता है कि पूसा कार्तिकी इज द वैरायटी ऑफ। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, कालीफ्लावर, कैबेज, नोरबोन या ब्रुसेल्स स्प्राउट। ऐसे ही पूसा दीपाली इज द वैरायटी ऑफ या पूसा दीपाली किसकी प्रजाति है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो ये जो प्रजातियां हैं ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं जो अक्सर पूछी जाती है। तो ये इसकी अगली वैरायटी हो गई कौन कौन सी, कुंवारी, अगली पटना, पूसा सिंथेटिक, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली आदि। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं अर्ली, लेकिन हम कुछ मेन प्रजातियां ही आपको बता रहे हैं। अब देखेंगे दूसरी मध्यम किस्में। मध्यम किस्मों में पूसा अगहनी, पूसा अगहनी ज्वाइंट स्नोबॉल, ज्वाइंट स्नोबॉल। तीसरा पंत शुभ्रा, पंत शुभ्रा कौन सी है, मिड में पूसा अगहनी, ज्वाइंट स्नोबॉल, पंजाब चार, पंत शुभ्रा पंजाब चार।
पूसा हिमज्योति, पूसा हिमज्योति आदि। अब हम बात करेंगे लेट वैरायटी या पछेती किस्में। लेट वैरायटी में पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 1, कामा पूसा स्नोबॉल 2, कामा डेनिया पूसा स्नोबॉल 1, कामा पूसा स्नोबॉल 2, कामा डेनिया, कामा स्नोबॉल 16, स्नोबॉल 16 आदि। ठीक, तो ये इसकी हो गई वैरायटी या उन्नतशील प्रजातियां। उन्नतशील प्रजातियों में पहला है। अगली वैरायटी या अगेती किस्में। अगेती किस्मों में कुंवारी, अरबी पट्टा, पूसा सिंथेटिक, पूसा कार्तिकी, पूसा दीवानी। उसके बाद है मध्यम किस्में या मिड वैरायटी, पूसा अगैनी, जॉइंट स्नोबॉल, पंत शुभ्रा, पंजाब चार, पूसा हिमज्योति आदि। और लेट वैरायटी है पछेती किस्मों में पूसा स्नोबॉल 1, कामा पूसा स्नोबॉल 2, कामा डेनिया, कामा स्नोबॉल 16 आदि। ठीक, ये हो गई इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज या उन्नतशील प्रजातियां। अगर आप अगली वैरायटी की बुआई कर रहे हैं, अगली वैरायटी सोई कर रहे हैं, इन किस्म की फूल गोभी की बुआई करेंगे आप। मिड में कर रहे हैं तो इनमें किसी की बुआई कर सकते हैं, और लेट सोई कर रहे हैं तो इन किस्म से किसी भी वैरायटी की सोई आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इम्प्रूव वैरायटीज पढ़ने के बाद सीड रेट या बीज दर कितना लगता है फूल गोभी में। वैरायटीज पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे, अगली हेडिंग क्या होगी, सीड रेट या हिंदी में बीज दर। ठीक, बीज दर मतलब कितना सीड सोइंग के लिए लगता है फूल गोभी में, कितनी बीज की बुआई प्रति हेक्टेयर करनी है या कितना सीड लगता है। ठीक, तो सीड रेट पढ़ेंगे दो तरह के सीड में। एक तो अर्ली मीन्स अगेती बुआई अगर आप कर रहे हैं तो कितना सीड लगेगा अगेती के लिए। अगर आप अगेती किस्मों की बुआई कर रहे हैं तो सीड कितना लगेगा। और दूसरा लेट के लिए, पछेती के लिए। ठीक, तो बीज दर कितना लगता है, अगेती किस्मों में जो सीड लगता है वो लगता है 600 से 700 ग्राम, 600 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर। फूल गोभी का सीड जो लगता है वो 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर अगेती किस्मों के लिए लगता है। ठीक, और पछेती किस्मों के लिए लगता है 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये फार्म नर्सरी सोइंग के लिए है, फार्म नर्सरी सोइंग आप लिख देंगे, फार्म नर्सरी सोइंग। चूंकि फूल गोभी की बुआई या फूल गोभी के बीज की बुआई सबसे पहले आप नर्सरी में करेंगे। नर्सरी में जब पौध तैयार होगी फिर उसकी रोपाई आप खेत में करेंगे, उसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो जब नर्सरी में सीड की बुआई करनी है तो कितना बीज लगेगा, अगेती किस्मों को लगेगा 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और पछेती किस्मों के लिए 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये लगता है खाद नर्सरी में या नर्सरी में जब आप बीज की बुआई करते हैं तो। ठीक, अब सीड रेट के बाद आप पढ़ेंगे सीड ट्रीटमेंट। सीड रेट के बाद सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार, बीज उपचार। ठीक, बीज की बुआई से पहले हम बीज का उपचार कैसे करते हैं या बीज को उपचारित करने से फायदे क्या होते हैं। ठीक, तो जब कभी भी किसी भी सीड की बुआई या किसी भी क्रॉप्स की सोइंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए जिस सीड का सिलेक्शन आपने किया है उस सीड की या उस बीज की बुआई से पहले उस सीड का आप ट्रीटमेंट कर लेंगे या उपचार करेंगे। तो फूल गोभी का सीड ट्रीटमेंट करने के लिए दवा आती है, इसका नाम है थीरम या कैप्टान। कौन सी दवा आती है, थीरम आपने कैप्टान। कोई भी दवा फंजीसाइड किसी भी दवा से तैयार कर सकते हैं। थीरम या कैप्टान कितनी दवा प्रयोग करेंगे, 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड। थीरम या कैप्टान अगर आपको बीज उपचारित करना है इसका फूल गोभी का तो आप फंजीसाइड दवा का प्रयोग करेंगे। दवा में थीरम या कैप्टान
कोई भी ऐसी दवा होगी, चाहे जो भी हो आपके पास, कोई भी फंजीसाइड दवा से, चाहे कीरम हो, कैप्टान हो, कीरम या कैप्टान 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित कर लेंगे। जब आप फंजीसाइड दवाओं से बीज को उपचारित कर लेंगे, फिर आप जब नर्सरी में सोइंग करेंगे तो रोग लगने के चांसेस या डिजीज लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ नर्सरी में बीज की बुआई से पहले नर्सरी की मिट्टी को आप फॉर्मेल्डिहाइड या अन्य किसी कवकनाशी या फफूंदनाशी दवा से भी उपचारित कर लेते हैं। ठीक, जब आप बीज को ट्रीटमेंट कर लेंगे, ट्रीटमेंट के बाद जिस किसी भी खेत में या जहां नर्सरी आपको तैयार करनी है, उस नर्सरी की मिट्टी को आप फॉर्मेल्डिहाइड या फंजीसाइड दवा से उपचारित कर लेंगे, जिससे वहां की मिट्टी में अगर कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया या कोई जीवाणु कार्य कर रहे हैं या है पहले से उसमें, तो वो भी किल कर जाएंगे या मर जाएंगे। ठीक, तो बीज की बुआई से पहले आप क्या करेंगे, बीज उपचार कर लेंगे, और बीज उपचार के लिए कीरम या कैप्टान 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से दवा से आप बीज को उपचारित कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट। सीड रेट में 600 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, और 75 किस्मों के लिए 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये लगता है बात नर्सरी सोइंग या नर्सरी में जब आप बीज की बुआई करते हैं, और बीज के उपचारित करने के लिए कीरम या कैप्टान 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उपचारित कर लेंगे। ठीक, इसके अलावा नर्सरी की मिट्टी को भी आप फॉर्मेल्डिहाइड या किसी कवकनाशी या फफूंदनाशी दवा से उपचारित कर लेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट पढ़ लेने के बाद टाइम ऑफ सोइंग या बुआई का समय। अब हम बात करेंगे इसकी टाइम ऑफ सोइंग। टाइम ऑफ सोइंग या बुआई का समय। बुआई का समय किस ऋतु में या किस समय में आपको फूल गोभी की बुआई करनी है। बुआई के समय में अर्ली, चूंकि आपने 3 तरह की वैरायटी पढ़ी है, अर्ली, अगेती, दूसरा मिड या मध्यम अगेती, अर्ली अगेती, दूसरा मिड या मध्यम वर्गीय, और तीसरा लेट या पछेती। ठीक, तो अर्ली किस्म की बुआई आप कब करेंगे। अर्ली के लिए जो बुआई का समय होता है वो होता है मिड में टू जून। मिड में टू जून, मध्यम मई से या मई के दूसरे सप्ताह से जून के सप्ताह तक, जून में तक आप अर्ली प्रजातियों की बुआई कर सकते हैं। ठीक, मध्यम वर्गीय के लिए जो बुआई का समय होगा वो होगा जुलाई अगस्त। मध्यम वर्गीय के लिए बुआई का समय जुलाई अगस्त, और जो पछेती किस्में बोई जाती हैं वो मिड सितंबर, मिड सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक, ये होता है इनकी बुआई का समय। अगर आप अगेती किस्मों की बुआई कर रहे हैं तो मई के मध्य महीने से या मई के दूसरे सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक आप अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय के लिए जून और जुलाई या जुलाई अगस्त, और पछेती किस्मों के लिए मिड सितंबर से अक्टूबर महीने में आप पछेती किस्मों की बुआई कर देते हैं। क्योंकि आप ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे, तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई का समय, ट्रांसप्लांटिंग या हिंदी में रोपाई का समय। ठीक, अब आपको जब आपने नर्सरी में बीज बुआई की है, तो बीज की बुआई से जब आप सीड से जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, मीन्स रोपाई के लिए पौधे तैयार हो जाएंगे, तो उनको आप रोपाई क्या करेंगे। तो रोपाई का समय होता है जब आपने नर्सरी में बीज बुआई की है, तो जिस दिन से आपने बीज बुआई की है तो उस दिन से लगभग 4 से 6 सप्ताह की जो नर्सरी होगी या बीज की बुआई से लेकर 4 से 6 सप्ताह बाद जो पौध होगी वो रोपाई के योग्य हो जाती है। ठीक, बीज की बुआई से 4 से 6 सप्ताह के बाद पौध जो होती है, 4 से 6 सप्ताह की पौध, 4 से 6 सप्ताह की पौध रोपाई योग्य हो जाती है। ठीक, बीज की बुआई नर्सरी में करने के बाद 4 से 6 सप्ताह बाद उसकी रोपाई आप खेत में कर देते हैं। ठीक, ये हो गया आपका ट्रांसप्लांटिंग या पौध की रोपाई। कितने दिन की पौध, लगभग 4 से 6 सप्ताह या 1 से
1.5 महीने की पौधा आप खेत में रोपाई कर देते हैं। ठीक, अब बीज की बुआई का समय और उसकी ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई का समय होने के बाद आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ सोविंग या बुआई की विधियां। ठीक, बुआई की विधियां क्या होती हैं? रोपाई करने के बाद या पौधे की रोपाई करने के बाद उसकी रोपाई करनी कैसे है, किन किन विधियों से हम पौधे की रोपाई कर सकते हैं? तो पढ़ेंगे आप मेथड ऑफ सोविंग या बुआई की विधियां। ठीक, मेथड ऑफ सोविंग या बुआई की विधियां या रोपाई की विधियां। तो फूल गोभी की रोपाई जो खेत में करते हैं, वो खेत में जब अच्छी तरह से तैयार खेत होता है उसमें बरहे और क्यारियां बना लेते हैं, तो हम क्यारियों में लाइन से लाइन में या लाइनों में फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं, या लाइनों में आप बरहे बना लेते हैं, उन्हीं बरहों में भी हम फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं। जो रोपाई का डिस्टेंस होगा या प्लांट डिस्टेंस हम देखेंगे, इस बार प्लांट डिस्टेंस भी देते हैं। तो प्लांट डिस्टेंस क्या होगा फूल गोभी का? प्लांट डिस्टेंस या पौध अंतरण, कितनी दूरी पर आपको रोपाई करनी है पौधे की। ठीक, तो प्लांट डिस्टेंस फूल गोभी के लिए कितना रखेंगे? अगली के लिए, अगेती किस्मों के लिए 60 गुणे 45 सेंटीमीटर और लेट के लिए 90 गुणे 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये पौध अंतरण होगा किसके लिए? फूल गोभी की पौध लगाने के लिए। जब आप लाइनों में या बलाइन में आप पौधे की रोपाई करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी जो होगी अगेती किस्मों में 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर। इसी तरह पछेती किस्मों में लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स या खाद एवं उर्वरक। फूल गोभी में कितनी मात्रा में हमको खाद डालनी है या कितनी खाद डालनी है और उर्वरक कितनी मात्रा में डालनी है? तो खाद एवं उर्वरक में अब पहले तो आप क्या डालेंगे? कंपोस्ट या गोबर की खाद जिसको कहते हैं। कंपोस्ट या गोबर की खाद 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन डालेंगे 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस डालेंगे 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास डालेंगे 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, की मात्रा प्रयोग की जाती है किसमें? फूल गोभी के लिए। क्या? कंपोस्ट गोबर की खाद 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें ध्यान देते हैं कि गोबर या कंपोस्ट की पूरी मात्रा, गोबर खाद या कंपोस्ट की पूरी मात्रा जुताई के समय आप खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की भी पूरी मात्रा आप जुताई के समय ही खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन की जो शेष आधी मात्रा बचती है उसको आप बाद में रोपाई के बाद पौधों पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में 2 से 3 बार में दे सकते हैं। उससे पहले जो भी कंपोस्ट है और नाइट्रोजन की आधी मात्रा, गोबर की खाद, कंपोस्ट की पूरी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा आप जुताई के समय या खेती तैयारी के समय ही खेत में मिला देते हैं। ठीक, तो ये खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता फूल गोभी में होती है। खाद एवं उर्वरक पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे इरिगेशन या सिंचाई। फूल गोभी में सिंचाई क्या करनी है या कैसे फूल गोभी में सिंचाई की जाती है, कितने दिनों पर आप फूल गोभी में सिंचाई करते हैं? तो इरिगेशन या सिंचाई कैसे करेंगे? जब फूल गोभी की रोपाई करेंगे, ठीक, तो रोपाई के तुरंत बाद एक सिंचाई कर देते हैं। ठीक, तब रोपाई के तुरंत बाद, ठीक, फूल गोभी की रोपाई के तुरंत बाद आप एक सिंचाई कर देंगे। इसके बाद अगेती किस्में जो होती हैं, अगेती किस्में उनकी सिंचाई हम करेंगे 1 सप्ताह के अंतर पर, 1 सप्ताह के अंतर पर। और पछेती किस्मों की सिंचाई करेंगे, पछेती किस्मों की सिंचाई 12 से 15 दिन पर।
रोपाई जैसे ही आपने खेत में की है तो सिंचाई के लिए फूल गोभी के रोपाई के तुरंत बाद एक सिंचाई कर देंगे, उसके बाद रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करने के बाद फिर अगर आपने अगली किस्म या अगली वैरायटी इसकी रोपाई की है तो एक सप्ताह के अंतर पर, और अगर आपने 75 किस्मों की रोपाई की है तो 12 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहते हैं। फूल गोभी में जब कड़ या फूल का फॉर्मेशन हो रहा हो या फूल बन रहा हो उस समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। ठीक, तो ये हो गया सिंचाई या इरिगेशन ऐसे करनी है। फूल गोभी में रोपाई के तुरंत बाद एक सिंचाई करते हैं, उसके बाद अगेती किस्मों की एक सप्ताह के अंतर पर तथा 75 किस्मों की 12 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, इरिगेशन के बाद अब हम बात करेंगे वीड कंट्रोल की। ठीक, वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। ठीक, तो फूल गोभी में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके आप खुरपी की सहायता से फूल गोभी में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं या खरपतवारों को खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जुताई के समय ही वीडीसाइड दवाओं का प्रयोग करके आप जैसे ही खेत में रोपाई से पहले ही खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करके खरपतवारों को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपने रोपाई कर दी है तो रोपाई के बाद आप 3 से 4 निराई गुड़ाई करके आप खेत में खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, खरपतवार नियंत्रण के बाद आपका पॉइंट आता है क्या, प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक, प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण। ही प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण। फूल गोभी में जो कीट लगते हैं या जो रोग लगते हैं उनकी देखभाल या उनको हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से कीट लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करेंगे। ठीक, तो प्लांट प्रोटेक्शन आज के वीडियो में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा वैसे भी हो गया है। अब प्लांट प्रोटेक्शन हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप फूल गोभी में लगने वाले कीट एवं रोग, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूल गोभी में जो कार्यकी विकार हो जाते हैं, उसके बाद उसकी उपज कितनी होती है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप वेट करिएगा अगले वीडियो के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।